एक बार सबको नमस्कार। आइए हम बात करते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं, कार्बेनायन कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा बेटा जीओसी, है ना, जिसे कहते हैं जीओसी को हम कहते हैं बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ब्रांच है ना वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन एक बात तुमको बता दूं कि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। अगर आप इसमें अगर आप पूरी डिटेल जान गए हो, ये दो पार्ट में आपको मिलेगा, पार्ट 1 में मिलेगा और पार्ट 2 में मिलेगा, ठीक है ना, जिसे कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 और रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में। तो अभी आपको पार्ट 1 और पार्ट में काफ़ी चीज़ें जानना है, तो हम लोग सीधे अभी पार्ट 2 की बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 और ये रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 है। तो एक एक स्टेप करके आपको मैं समझाता हूँ कि जीओसी में क्या होता है, इसकी नीड क्यों हमको पड़ रही है। तो देखिए, आप जनरली जानते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि एक रिएक्टेंट लेते हो, लेकिन आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट ना बोल करके उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट को लेते हैं और उसके ऊपर किसी का अटैक कराते हैं, किसी रिएजेंट का क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। अब जब रिएजेंट का अटैक कराओगे, जब आप रिएजेंट का अटैक कराओगे तो अटैक कराते समय क्या मिलेगा आपको, कोई न कोई अटैकिंग रिएजेंट चाहिए जो इसके ऊपर अटैक करने वाला चाहिए। तो आप क्या करोगे, रिएजेंट लोगे और रिएजेंट के ऊपर किसी अटैकिंग रिएजेंट को यूज करोगे, यानी कोई न कोई आप रिएजेंट डालोगे। रिएजेंट बॉटल आप लैब में देखते हो, बिना रिएक्शन के, बिना रिएजेंट के आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उस सबस्ट्रेट के अंदर आप क्या करोगे, अटैकिंग रिएजेंट डालोगे। और अटैकिंग रिएजेंट की अगर मैं बात कर दूं, अगर आपको अटैकिंग रिएजेंट की बात अगर बता दूं, तो बेटा अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, दो होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक बेटा होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। तो जब कोई भी रिएजेंट पर आप कोई अटैकिंग रिएजेंट को अटैक कराते हो तो उसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। अनस्टेबल, कुछ समय के लिए एक प्रोडक्ट भी बनता है जो हाईली अनस्टेबल होता है और फिर वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसकी एनर्जी घट जाती है। तो हाईली अनस्टेबल वाले प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ समय के लिए एक प्रोडक्ट बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल जल्दी से स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फटाफट वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो काफ़ी टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी अनस्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट जो होते हैं वो होते हैं कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, है ना, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। अब जो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि जो कार्बोकैटायन है ना, वो कार्बोनियम आयन भी पहले कभी कहा जाता था, कार्बोनियम आयन, लेकिन अब जो है इसको कार्बोकैटायन ही बोला जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के बारे में हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वो स्टेबल है, कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल, ये सारी चीज़ें। अब ये बात होती है कि ये जो इंटरमीडिएट होते हैं बेटा वो बनते कैसे हैं, वो इंटरमीडिएट बनते कैसे। तो इंटरमीडिएट बनने के लिए जो बॉन्ड होता है, जो सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, टूटना उनकी ज़रूरत है। अगर वो बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो प्रोडक्ट भी नहीं बनना है। ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे, है ना। न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ प्रोडक्ट में, न्यू बॉन्ड विल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। रिएक्टेंट में क्या होता है,
जो ओल्ड बॉन्ड होता है वो क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है। वही मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो कि यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग मैंने लिखा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या क्या प्रोसेस, तो दो तरीके का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, एक होमोलिसिस और एक क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेट्रोलिसिस। तो इन्हीं दोनों में हम लोगों को पूरी की पूरी केस क्या होना है, समझना है। होमोलिसिस में हम लोग को पढ़ना है सिर्फ कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। और हेट्रोलिसिस में क्या पढ़ना है, इन सारे पॉइंट को पढ़ना है। लेकिन हमको सिर्फ बेटा क्या करना है, इन तीन फ्री रेडिकल, तीन इंटरमीडिएट को, सॉरी अभी मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। बाकी धीरे धीरे मैं आपको आगे कार्बीन और नाइट्रीन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला काम यह है कि आखिर वो इंटरमीडिएट बनता कैसे, रिएक्टेंट में एक्चुअली हुआ क्या, रिएक्टेंट और अटैकिंग रिएजेंट में हुआ क्या जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो इसी बात को हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको समझाता हूं। देखिए होमोलिसिस का मतलब क्या हुआ, होमो माने क्या होता है, इक्वल बांट देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पेरेंट्स है, माँ बाप है ना, वो बेचारे उनके दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को मेला कराना था उनको, दशहरे के मेले हो गए, दिवाली के मेले हो गए, मेले लगते हैं, उन्होंने दोनों को 10 रुपया दे रखा है ना, और कहा बेटा जाओ और दोनों लोग आपस में बांट लो और जाकर के कुछ न कुछ खा लो मार बाजार से। तो देखो दो रास्ते, एक तो बेचारे अगर दोनों बच्चे ईमानदार हैं तो कहेगा भैया आप 5 रुपया ले लो और मैं 5 रुपया ले लेता हूं, तो ये होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मान लो एक थोड़ा खूनखार लड़का है, बारूद है एकदम एकदम, वो डरता उड़ता नहीं है, एक क्या है, छोटा सा बेचारा लुंज पुंज बच्चा है ना। तो पिताजी ने उसको दिया 10 रुपया, अब ये क्या करेगा, जो मोटा वाला लड़का झगड़ा करके वो 8 रुपया ले रहा है और ये क्या ले रहा है बेटा, 2 रुपीज ले रहा। यहां इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपीज को अनइक्वल पार्ट में बांट दिया। किस पार्ट में, अनइक्वल, बराबर नहीं दोनों ने लिया। जो ज्यादा बदतमीज था उसने 10 रुपया की जगह 10 रुपये में से 8 रुपये ले लिया और छोटे वाले भाई को 2 रुपया थमा दिया। तो यही कुछ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, वही चीज आपको मैं समझा रहा हूं। होमो माने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही मैंने यहां लिख रखा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्डेड एटम। यहां पे जो भी बात करेंगे हम आयनिक बॉन्ड के बारे में नहीं बात करेंगे, जो भी बात करेंगे हम लोग सारे कोवैलेंट बॉन्ड के, जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी, शेयरिंग हुई होगी, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होमो माने देखो ये ए और बी है, यहां पे दोनों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी बेटा वो लगभग हम कह सकते हैं कि इक्वल होगा, है ना। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल होगा, दोनों भाई बेचारे सेम नेचर के होंगे, तो कहेगा भैया देखो कोवैलेंट बॉन्ड जो यहाँ बना हुआ है ना बेटा, वो एक एक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया था और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया था। लेकिन जब दोनों में बांट टूट रहा है तो टूटने समय ए अपना इलेक्ट्रॉन एक ले गया, बी अपना ले लिया। लेकिन देख रहे हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बेटा, ध्यान देना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसको इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक चोंच होता है। और जब कंप्लीट ट्रांसफर, मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, तो देखो ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो यहां बराबर बराबर दोनों लोगों ने क्या कर लिया, बांट लिया। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियरली एंड एग्जैक्टली सेम हो सकती है। नियरली भी कर सकते हो और इक्वली सेम भी कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन होगा तभी तो होमोलिसिस होगा, है ना। तो होमोलिसिस करने के लिए कुछ बारूद आपको पॉइंट में दे रहा हूं, वो सारे पॉइंट आप एकदम रट डालो, और ये कहीं भी पॉइंट अगर आपको दिखे तो वो जरूर दिखा देना कि होमोलिसिस हो रहा है वहां। अगर कहीं हाई टेम्परेचर लिखा हो, कहीं डिफ्यूज सनलाइट यहां लिखा हो, कहीं रिएक्शन वेपर फेज में हो रहा हो,
और अगर अटैकिंग रिएजेंट, मतलब यहाँ जो पीछे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ ये अटैकिंग रिएजेंट, अगर वो अटैकिंग रिएजेंट आपका क्या है, आपका अटैकिंग रिएजेंट पेरोक्साइड है, अगर वो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड का मतलब क्या हुआ, जहां पर इस तरीके की बॉन्डिंग हो, जहां दोनों पे -1 चार्ज हो, ठीक है, जैसे H2O2 होता है, ये भी पेरोक्साइड होता है, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है C6H5CO, और यहाँ पर भी C6H5C डबल बॉन्ड हो, और इनके बीच में क्या ले लेना, इस तरीके से ले लेना, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो लिंकिंग है, ये -1 चार्ज आ रहा है, यही कहलाता है पेरोक्साइड लिंकिंग। क्या कहलाता है, पेरोक्साइड लिंकिंग। तो अगर ऐसे कोई पेरोक्साइड हो, ठीक है, या अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, नॉन पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर, जैसे CCl4 आप पढ़े होंगे, CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता ही है, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट 0 होता ही है, CS2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये सारी बात आप पहले पढ़े होगी इनऑर्गेनिक में। तो ये सभी लोग नॉन पोलर का काम करते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वहाँ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉन्ड का। दोनों इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में यूज किया था वो अपना अपना ले लेंगे। तो इसे कहते हैं बेटा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अभी मैं आगे डिटेल पढ़ाऊंगा रेडिकल के बारे में, जिसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं। तो आई होप हमको समझ, मुझे लगा कि आप लोगों को ये होमोलिसिस की प्रॉब्लम, होमोलिसिस की कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि कंडीशन ये अगर कहीं दिख गया एरो के ऊपर तो होमोलिसिस होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है ना। आगे चलते हैं हेट्रोलिटिक में। अच्छा, होमोलिसिस का एक एग्जांपल भी मैंने आपके लिए तैयार किया अभी छोटा सा। ये देखो, इनके बीच में C और H के बीच में एक बॉन्ड मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे ये कोई भी कंडीशन अगर लिखा है जो पीछे मैंने समझाया है, उसमें से भी कोई भी कंडीशन यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो वो कंडीशन आपको अप्लाई कर देना यहाँ पे, और वो फ्री रेडिकल बनाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन कहता मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, भैया आप अपना इलेक्ट्रॉन लीजिए, अब अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बराबर बट गया। तो ये से कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसे ही तो फ्री रेडिकल बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, जो अभी हम लोग आगे ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैसे होता है, हेट्रोलिटिकली बॉन्ड कैसे टूटता है ना। तो हेट्रोलिटिक में भी आपको सारी बात बता दिया कि अब यहाँ पर मैंने जो एक लिया है A और B, हो सकता है कि इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ना हो, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई सेम ना हो। तो ऐसे कंडीशन में बेटा क्या होगा, हो दो रास्ते, हो सकता है कि A की ताकत ज़्यादा हो, A के पास ज़्यादा ताकत हो B से, या हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B का ज़्यादा हो और A का कम हो, ये भी तो हो सकता है। भाई कोई स्पेसिफिक कंपाउंड मैंने नहीं लिखा है, तो हो सकता है कुछ भी यहाँ से हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कोई इसमें कंडीशन है। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी चीज़ को आपको ध्यान से समझना है और सुनना है। देखो, हेट्रो जो टर्म लिखा है बेटा, हेट्रो का मतलब ही होता है अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है। तो अनइक्वल का मतलब क्या हुआ, बराबर ना बटना, अभी पीछे मैंने समझाया भी है आपको। तो एक्चुअली होता क्या है, इसके बीच का जो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो कि A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज़्यादा है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये कम है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन था बेचा बीचों बीच में, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो A की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ऐसे देखो, A की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, बीच में नहीं रहेगा। मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब A के पास भागेगा। तो पार्शियल क्यों लगा रहे हो, पार्शियल इसलिए लगा रहे हो बेटा क्योंकि बॉन्ड अभी दिखा रहे हो, पार्शियली टूट रहा और इस पर A पर
पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन अगर इसमें कोई भी कंडीशन दे दिया जाए, कंडीशन इसका भी होगा, जैसे कोई पोलर सॉल्वेंट हो गया, H2O आपका पोलर है, देख लो H पॉजिटिव OH निगेटिव टूटेगा, ROH ये भी आप समझ लो RO निगेटिव, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, है ना, और यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, ये भी पोलर है। या कोई एसिड या बेस लगा दिया जाए, या जो इसके साथ अटैकिंग रिएजेंट जो आप लगा रहे हो यहाँ पर, कोई भी एक अटैकिंग रिएजेंट जो ले रहे हो बेटा यहाँ, वो कोई आयन हो, तो भी यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकता है कि ए इलेक्ट्रॉन खींच ले तो ए पे निगेटिव, अगर ए पे निगेटिव आ गया तो उसे कार्बन आयन। और ये भी हो सकता है, दूसरा कंडीशन भी हो सकता है जो आपको नीचे में लिख के दिखा रहा हूँ, दूसरा कंडीशन भी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख लो, हो सकता है कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो, बी से कम हो, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए। तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा बेटा, जो बी पर निगेटिव चार्ज आएगा और ए पर पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कहलाएगा, अगर कार्बन है तो कार्बोकैटायन कहलाता है ना, कार्बन है तो कार्बोकैटायन। इसका मतलब फिर मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करता हूँ कि अगर होमोलिसिस हो रहा है, होमोलिसिस बॉन्ड टूट रहा है, तो वहाँ पे क्या बनेगा बेटा, फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी इंटरमीडिएट है। अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड टूट रहा है, हेट्रोलिटिक अनइक्वल बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या होगा, या तो वहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और या तो वहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, है कार्बन आयन बनेगा, जो हम लोगों को डिस्कस करना आगे। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा टॉपिक, जो आपको यहाँ 2 टॉपिक मैंने बताया कि बॉन्ड को टूटना कैसे, होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली, ये आपका बात रहा। अब मैं आपको जब अगला लेक्चर बताऊंगा तो अगले लेक्चर में बताऊंगा कि अगले लेक्चर में होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस से जो बनता है, यानी फ्री रेडिकल बोलो और कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन बोलो, वो कैसे बनता है और स्टेबिलिटी क्या होती है, इन सभी बातों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा लेक्चर। अगर लेक्चर आपको क्लियर आता हो, समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को प्रमोट करिए, ताकि मेरी भी एनर्जी बढ़े, मैं भी आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करूं। थैंक यू।